ताहिर वॉइस पर अब सुनिए सादत हसन मंटो का अफसाना बुरक़े। ज़हीर जब 3rd ईयर में दाखिल हुआ तो उसने महसूस किया कि उसे इश्क हो गया है, और इश्क भी बहुत अशद किस्म का, जिसमें अक्सर इंसान अपनी जान से भी हाथ धो बैठता है। वो कॉलेज से खुशखाश घर वापस आया कि 3rd ईयर में उसका पहला दिन था। जूं ही वो अपने कमरे में दाखिल होने लगा, उसने एक बुर्कापोश लड़की देखी जो तांगे में से उतर रही थी। उसने तांगे में से उतरती हुई हजारों लड़कियां देखी थी, मगर वो लड़की जिसके हाथ में चंद किताबें थीं सीधी उसके दिल में उतर गई। लड़की ने तांगे वाले को किराया अदा किया और ज़हीर के साथ वाले मकान में चली गई। ज़हीर ने सोचना शुरू कर दिया कि इतनी देर वो उसकी मौजूदगी से गाफिल कैसे रहा। असल में ज़हीर आवारा दिल नौजवान नहीं था, उसको सिर्फ अपनी जात से दिलचस्पी थी। सुबह उठे, कॉलेज गए, लेक्चर सुने, घर वापस आए, खाना खाया, थोड़ी देर आराम किया और आखिर में अपने सबक दोहराने में मसरूफ हो गए। यूं तो कॉलेज में कई लड़कियां थीं उसकी हमजमात, मगर ज़हीर ने कभी उनसे बातचीत नहीं की थी। ये नहीं कि वो बड़ा रूखा फीका इंसान था, असल में वो हर वक्त अपनी पढ़ाई में मशगूल रहता था। मगर उस रोज जब उसने उस लड़की को तांगे पर से उतरते देखा तो वो पॉलिटिकल साइंस का ताज़ा सबक भी भूल गया था। ख्वाजा हाफिज के तमाम नए अशार उसके जहन से फिसल गए और वो सिर्फ उन हाथों के मुतालिक सोचने लगा जिनमें किताबें थीं। पतली पतली सफ़ेद उंगलियां, एक उंगली में अंगूठी, दूसरा हाथ जिसने तांगे वाले को किराया अदा किया वो भी वैसा ही खूबसूरत था। ज़हीर ने उसकी शक्ल देखने की कोशिश की, मगर नकाब इतना मोटा था कि उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। लड़की तेज तेज कदम उठाती उसके साथ वाले मकान में दाखिल हो गई और ज़हीर देर तक खड़ा सोचता रहा कि इतना कम फासला होने के बावजूद वो क्यों उसकी मौजूदगी से गाफिल रहा। अपने घर जाकर उसने अपनी मां से पहला सवाल ये किया, हमारे पड़ोस में कौन रहते हैं? उसकी मां के लिए यह सवाल ताज्जुब खेज था। क्यों? मैंने ऐसे ही पूछा है, उसकी मां ने कहा। मुहाजिर हैं हमारी तरह। ज़हीर ने पूछा, कौन है और क्या करते हैं? मां ने जवाब दिया, बाप बेचारों का मर चुका है, मां थी वो उम्र के हाथों मजबूर है। अब 3 बहनें और एक भाई है। भाई सबसे बड़ा है, वही बाप समझो, वही मां। बहुत अच्छा लड़का है। उसने अपनी शादी भी इसीलिए नहीं की कि इतना बोझ है उसके कांधों पर। ज़हीर को 3 बहनों के उस बोझ से कोई दिलचस्पी नहीं थी जो उनके इकलौते भाई के कांधों पर था। वो सिर्फ उस लड़की के बारे में जानना चाहता था जो हाथ में किताबें लिए साथ वाले घर में दाखिल हुई थी। ये तो जाहिर था कि वो उन 3 बहनों में से एक थी। खाने से फारिग होकर वो पंखे के नीचे लेट गया। उसकी आदत थी कि वो गर्मियों में खाने के बाद 1 घंटे तक जरूर सोया करता था, मगर उस रोज उसे नींद ना आई। वो उस लड़की के मुतालिक सोचता रहा। कई दिन गुजर गए, मगर उनकी मुठभेड़ ना हो सकी। कॉलेज से आकर उसने कई दफा घर के बाहर घंटों धूप में खड़े रहकर उसकी आमद का इंतजार किया, मगर वो ना आई। ज़हीर मायूस हो गया। वो बहुत जल्द मायूस हो जाने वाला आदमी था। उसने सोचा कि ये सब बेकार है, मगर इश्क कहता है कि ये बेकारी ही सबसे बड़ी चीज है। इश्क में सबसे पहले आशिक को इसी चीज से वास्ता पड़ता है। चुनाचे ज़हीर ने अपने दिल में अहद कर लिया कि पहाड़ भी टूट पड़े तो वो घबराएगा नहीं, अपने इश्क में साबित कदम रहेगा। बहुत दिनों के बाद जब वो साइकिल पर कॉलेज से वापस आ रहा था, उसने अपने आगे एक तांगा देखा जिसमें एक बुर्कापोश लड़की बैठी हुई थी। वो बिल्कुल हूबहू उस लड़की की तरह थी। तांगा रुका, ज़हीर साइकिल पर से उतर पड़ा। लड़की के एक हाथ में किताबें थीं, दूसरे हाथ से उसने तांगे वाले को किराया अदा किया और चल पड़ी। मगर तांगे वाला पुकारा, ए बीबी जी, ये क्या दिया है तुमने? उसके लहजे में बदतमीजी थी। लड़की रुकी। पलटकर उसने तांगे वाले को बुरके की नकाब में से देखा। क्यों, क्या बात है? तांगे वाला नीचे उतर आया
और हथेली पर अठन्नी दिखाकर कहने लगा, ये 8 आने नहीं चलेंगे। लड़की ने महीन लर्जा आवाज में कहा, मैं हमेशा 8 आने ही दिया करती हूं। तांगे वाला बड़ा बाहियत किस्म का आदमी था। बोला, वो आपसे रियायत करते होंगे मगर मैं नहीं करता। यह सुनकर जहीर को तैश आ गया। साइकिल छोड़कर आगे बढ़ा और आओ देखा ना ताओ, एक मुक्का तांगे वाले की थोड़ी के नीचे जमा दिया। वो अभी संभला भी नहीं था कि एक और उसकी धानी कान पट्टी पर इस जोर का मारा कि वो बिलबिला उठा। उसके बाद जहीर उस लड़की से, जो जाहिर है कि घबरा गई थी, मुखातिब हुआ, आप तशरीफ ले जाइए, मैं इस कमीने से निपट लूंगा। लड़की ने कुछ कहना चाहा, शायद शुक्रिया के अल्फाज थे जो उसकी जबान की नोक पर आकर वापस चले गए। वो चली गई। 10 कदम ही तो थे, मगर जहीर को पूरे 20 मिनट उस तांगे वाले से निपटने में लगे। वो बड़ा ही लीचड़ किस्म का तांगे वाला था। जहीर बहुत खुश था कि उसने अपनी महबूबा के सामने बड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया। उसने तांगे वाले को खूब पीटा था और उसने ये भी देखा था कि बुर्कापोश लड़की अपने घर से छुपकर खिड़की के पीछे से उसको देख रही है। ये देखकर जहीर ने 2 घूंसे उस कोचवान की थोड़ी के नीचे जमा दिए थे। उसके बाद जहीर सर से पैर तक उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। उसने अपनी वालदा से मजीद पूछा तो उसे मालूम हुआ कि उस लड़की का नाम यास्मीन है। 3 बहनें हैं, बाप मर चुका है, मां जिंदा है। मामूली सी जायदाद है जिसके किराए पर उन सबका गुजारा हो रहा है। जहीर को अब अपनी महबूबा का नाम मालूम हो चुका था। चुनाचे उसने यास्मीन के नाम कई खत कॉलेज में बैठकर लिखे मगर फाड़ डाले। लेकिन उसने एक रोज तवील खत लिखा और इरादा किया कि वो जरूर उस तक पहुंचा देगा। बहुत दिनों के बाद जब जहीर साइकिल पर कॉलेज से वापस आ रहा था, उसने यास्मीन को तांगे में देखा। वो उतरकर जा रही थी। लपक कर वो आगे बढ़ा, जेब से खत निकाला और हिम्मत से काम लेकर उसने कागज उसकी तरफ बढ़ा दिए। ये आपके कुछ कागज तांगे में रह गए थे। यास्मीन ने वो कागज लिए, नकाब से कपड़ा सरकाया और कहा, शुक्रिया। ये कहकर वो चली गई। जहीर ने इत्मीनान का सांस लिया, लेकिन उसका दिल धक धक कर रहा था, इसलिए कि उसे मालूम नहीं था कि उसके खत का क्या हशर होने वाला है। और वो अभी इस हशर के मुतालिक सोच ही रहा था कि एक और तांगा उसकी साइकिल के पास आके रुका। उसमें से एक बुर्कापोश लड़की उतरी। उसने तांगे वाले को किराया अदा किया। यह हाथ जिससे किराया अदा किया गया था बिल्कुल वैसा ही था जैसा उस लड़की का था जिसको पहली मर्तबा जहीर ने देखा था। किराया अदा करने के बाद ये लड़की उस मकान में चली गई जहां यास्मीन गई थी। जहीर सोचता रह गया, लेकिन उसको मालूम था कि 3 बहनें हैं, हो सकता है ये लड़की यास्मीन की छोटी बहन हो। खत देकर जहीर ने यह समझा था कि आधा मैदान मार लिया गया है, लेकिन जब दूसरे रोज उसे कॉलेज जाते वक्त एक छोटे से लड़के ने कागज का एक पुर्जा दिया तो उसे यकीन हो गया कि पूरा मैदान मान लिया गया है। लिखा था, आपका मोहब्बतनामा मिला। जिन जज्बात का इजहार आपने किया है उसके मुतालिक मैं आपसे क्या कहूं। मैं इससे आगे कुछ नहीं कह सकती। मुझे आप अपनी कनीज समझिए। यह खत पढ़कर जहीर की बांछें खिल गईं। सुबह कॉलेज में कोई पीरियड अटेंड ना किया, बस सारा वक्त बाग में घूमता और उस खत को पढ़ता रहता। 2 दिन गुजर गए, मगर यास्मीन से जहीर की मुठभेड़ ना हुई तो उसको बहुत कोफ्त होने लगी, इसलिए कि उसने एक लंबा चौड़ा मोहब्बत भरा खत लिखा था और वो चाहता था कि जल्द अज जल्द उस तक पहुंचा दे। तीसरे रोज आखिरकार वो जहीर को तांगे में नजर आई। जब वो किराया अदा कर रही थी, जहीर साइकिल एक तरफ गिराकर आगे बढ़ा और यास्मीन का हाथ पकड़ लिया। हुजूर, ये आपके चंद कागजात तांगे में रह गए थे। यास्मीन ने गुस्से से अपना हाथ छुड़ाया और तेज लहजे में कहा, बदतमीज कहीं के, शर्म नहीं आती तुम्हें? यह कहकर वो चली गई और जहीर के मोहब्बत भरे खत के कागज सड़क पर फड़फड़ाने लगे। वो सख्त हैरत ज़दा था कि वो लड़की जिसने ये कहा था कि आप मुझे अपनी कनीज समझिए, इतनी बेरुखी से क्यों पेश आई। शायद ये भी अंदाज़े दिल रुबाना है
दिन गुजरते गए, मगर ज़हीर के दिलो दिमाग पर यास्मीन के ये अल्फाज हर वक्त गूंजते रहते थे। बदतमीज कहीं के, शर्म नहीं आती तुम्हें? लेकिन उसके साथ ही उसे उस खत के अल्फाज भी याद आते थे जिसमें यह लिखा था, मुझे आप अपनी कनीज समझिए। ज़हीर ने इस दौरान कई खत लिखे और फाड़ डाले। वो चाहता था कि मुनासिब मौजू अल्फाज में यास्मीन से कहे कि उसने बदतमीज कहकर उसकी मोहब्बत की तौहीन की है, मगर उसे ऐसे अल्फाज ही नहीं मिलते थे। वो खत लिखता था, मगर जब उसे पढ़ता तो उसे महसूस होता कि दुरुस्त नहीं है। एक दिन एक लड़का आया, उसके हाथ में एक लिफाफा देकर भाग गया। हवा भरने का पंप एक तरफ रखकर उसने लिफाफा खोला। एक छोटा सा खत था जिनमें ये चंद अल्फाज लिखे हुए थे, आप इतनी जल्दी भूल गए मुझे, मोहब्बत के इतने बड़े दावे करने की जरूरत ही क्या थी। खैर, आप भूल जाएं तो भूल जाएं, आपकी ये कनीज आपको कभी नहीं भूल सकती। ज़हीर चकरा गया। उसने ये खत बार बार पढ़ा। सामने देखा तो यास्मीन तांगे में सवार हो रही थी। वो भागा। तांगा चलने ही वाला था। उसने यास्मीन से कहा, तुम्हारा खत मिला, खुदा के लिए तुम अपने आप को कनीज ना कहा करो, मुझे दुख होता है। यास्मीन के बुरके की नकाब उछली और बड़े गुस्से से उसने कहा, बदतमीज कहीं के, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं आज ही तुम्हारी मां से कहूंगी कि तुम मुझे छेड़ते हो। तांगा चल ही रहा था। थोड़ी देर में निगाहों से ओझल हो गया। ज़हीर खत हाथ में पकड़े सोचता रह गया कि यह मामला क्या है, मगर फिर उसे ख्याल आया कि माशूकों का रवैया कुछ इस किस्म का होता है कि वो सरे बाजार इस किस्म के मुजाहिरों को पसंद नहीं करते। खतों के दावत के जरिए ही सारी बातें हो जाया करती हैं। चुनाचे उसके दूसरे रोज उसने एक तवील खत लिखा, और जब वो कॉलेज से वापस आ रहा था, तांगे में यास्मीन को देखा। वो उतरकर किराया अदा कर चुकी थी और घर की जानिब जा रही थी कि उसने अपनी साइकिल उसके बिल्कुल करीब रोकी और अपना तवील खत उसके हाथ में दे दिया। उसने एहतजाज ना किया। एक नजर उसने अपने बुरके की नकाब में से ज़हीर की तरफ देखा और चली गई। ज़हीर ने महसूस किया था कि वो अपनी नकाब के अंदर मुस्कुरा रही है, और ये बड़ी हौसला अफजा बात थी। चुनाचे दूसरे रोज जब सुबह वो साइकिल निकाल कर कॉलेज जाने की तैयारी कर रहा था, उसने यास्मीन को देखा। शायद वो तांगे वाले का इंतजार कर रही थी। एक हाथ में किताबें पकड़ी हुई थी और दूसरा हाथ झूल रहा था। मैदान खाली था, यानी बाजार में आमद और रफ ना थी। ज़हीर ने मौका गनीमत जाना और हिम्मत से काम लेकर उसके पास पहुंचा और उसका हाथ पकड़ लिया और रोमांटिक अंदाज में उससे कहा, तुम भी बड़ी अजीब लड़की हो, खतों में मोहब्बत का इजहार करती हो, बात करें तो गालियां देती हो। ज़हीर ने बमुश्किल ये अल्फाज ख़त्म किए होंगे कि यास्मीन ने अपनी सैंडल उतार कर उसके सर पर धड़ाधड़ मारना शुरू कर दी। ज़हीर बौखला गया। यास्मीन ने उसको बेशुमार गालियां दी, मगर वो बौखलाहट के बायस सुन ना सका। इस ख्याल से कि कोई देख ना ले, वो अपने घर की तरफ पलटा। साइकिल उठाई और करीब था कि अपनी किताबें वगैरह स्टैंड के साथ जमा कर कॉलेज का रुख करे कि तांगा आया। यास्मीन उसमें बैठी और चली गई। ज़हीर ने इत्मीनान का सांस लिया। इतने में एक और बुर्का पोश लड़की नमूदार हुई, उसी घर में से जिस घर में से यास्मीन निकली थी। उसने ज़हीर की तरफ देखा और उसको हाथ से इशारा किया, मगर ज़हीर डरा हुआ था। जब लड़की ने देखा कि ज़हीर ने उसका इशारा नहीं समझा, तो वो उसके करीब से गुजरी और एक खत गिरा कर चली गई। ज़हीर ने कागज़ का वो पुर्जा उठाया। उस पर लिखा था, तुम कब तक मुझे यूं ही बेवकूफ़ बनाते रहोगे? तुम्हारी माँ मेरी माँ से क्यों नहीं मिलती? आज प्लाजा सिनेमा पर मिलो, पहला शो 3 बजे। परवीन।